हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ परीक्षा की तैयारी के लिए यह क्लास आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। उम्मीद है आप सभी ने नया पाठ्यक्रम नया सिलेबस देख लिया होगा। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है सिलेबस, वे सभी व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851 पर मैसेज करके सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं आप सिलेबस। इस क्लास में हम नए पाठ्यक्रम पर आधारित सामाजिक विज्ञान, चूंकि सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका जीएस है, दूसरा जो आपका पार्ट है सिलेबस में सोशल साइंस का है। तो सामाजिक विज्ञान के जो उसमें सब्जेक्ट है वो 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण जो विषय हैं, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण जो अ, अवधारणाएं हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले अति संभावित जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, उन सभी को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। एंड स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। ये आपका जो नया पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्वास्थ्य सुधार का बड़ा मील का पत्थर है। बताए यहाँ पर प्लानिंग के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? विकल्प में यहाँ पर 2002, 2005, 2010 और 2014 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी होगा। ठीक है, 2005 होगा। अच्छा, डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये कब शुरू होती है? 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को यह योजना शुरू होती है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, ठीक है, उद्देश्य की बात की जाए, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। उद्देश्य की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके जो गरीब हैं, ठीक है, वंचित हैं, सुदूर इलाकों में रहने वाले, इलाकों में रहने वाले परिवारों को सस्ती व जवाबदेह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कब शुरू होती है, कब आती है यह योजना? 12 अप्रैल 2005 में। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके जो गरीब, वंचित हैं, दूर इलाकों में रहने वाले जो परिवार हैं, उन्हें सस्ती व जवाबदेह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है। इसका अगर मुख्य लक्ष्य की बात की जाए, मुख्य क्या है लक्ष्य इसका, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। IMR, ठीक है, यानी कि शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके अलावा MMR यानी मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर को भी कम करना है, ये याद रखेंगे आप। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR को, जिसे हम कुल प्रजनन दर कहते हैं, इसे 2.1 करना है। ठीक है, 2.1% करना है। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, टीबी जैसी जो संक्रामक बीमारी है उनकी रोकथाम करना है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, ये सभी जैसी जो संक्रामक बीमारियां हैं
उनकी रोकथाम करना है, ठीक है? ये आप याद रखेंगे। ये इसके मुख्य लक्ष्य हो गए, ठीक है? ये मुख्य मुख्य इसके लक्ष्य हो गए। आईएमआर है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, एमएमआर मातृ मृत्यु दर को कम करना, टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर जिसे कुल प्रजनन दर कहते हैं 2.1% करना है, और मलेरिया, डेंगू, टीबी जैसे जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम करना है। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, इसकी भी शुरुआत की गई थी। ये याद रखेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए याद रखिए आप। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, इसे शहर में जो गरीब हैं, ठीक है, शहरी गरीबी आबादी के लिए ये शुरू की गई थी। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनको मिला करके, ठीक है, अगर हम बात करते हैं NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और आपका जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, यानी कि आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों को ही मिला करके एक मिशन बनाया गया था, व्यापक मिशन बनाया गया था, जिसे हम नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है। NRHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्लस NUHM, यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को मिला करके क्या बनाया गया है? NHM बनाया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र में बीमार भूमिका की अवधारणा किसने विकसित की, जो स्वास्थ्य के समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस है पार्सन्स, मिशेल फूको, एर्विन गॉफमैन, रॉबर्ट मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र में बीमार भूमिका की अवधारणा, या जिसे हम रुग्ण भूमिका कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्सन्स क्या कहते हैं? पार्सन्स के द्वारा ये रुग्ण भूमिका का कॉन्सेप्ट, रुग्ण जो भूमिका है, ठीक है, या जिसे हम बीमारी भूमिका कहते हैं, ये अवधारणा दी गई थी। पार्सन्स कहते हैं बीमारी कोई जैविक स्थिति नहीं है बल्कि सामाजिक स्थिति है। याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पर, बीमारी जैविक स्थिति नहीं है, बीमारी जैविक स्थिति नहीं है, सामाजिक स्थिति है, ठीक है, सामाजिक स्थिति है। ये किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। पार्सन्स ये भी कहते हैं बीमार व्यक्ति के पास दो तरह के विशेष अधिकार होते हैं। एक तो उसे समान सामाजिक भूमिकाओं में, जब वह बीमार होता है तो उसे समान सामाजिक भूमिकाओं से छूट दी जाती है, जैसे कि ऑफिस जाना, स्कूल जाना, घर का काम करना, इन सभी ये जो समान भूमिकाएं हैं, इनसे व्यक्ति को छूट मिल जाती है। दूसरा विशेषाधिकार ये होता है उसके पास कि वह डॉक्टर की मदद लेकर के वह ठीक होने का प्रयास करेगा। ये दो विशेषाधिकार पार्सन्स के द्वारा बताए गए थे, ठीक है। रुग्ण भूमिका या बीमार भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्सन्स का है। पार्सन्स कहते हैं बीमारी जैविक स्थिति नहीं है बल्कि सामाजिक स्थिति है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय समाज में घटते लिंगानुपात का मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या माना जाता है? ऑप्शंस है गरीबी, पुत्र वरीयता और पितृ सत्तात्मक सोच, अशिक्षा या फिर आधुनिक तकनीकी। भारतीय समाज में घटते लिंगानुपात का मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या माना है? क्या इनमें से किसे माना जाता है? कौन सा है?
यहाँ पर राइट आंसर पुत्र वरीयता और पित्त सत्तात्मक सोच होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना की अगर बात करते हैं, ठीक है, 2011 की जनगणना की बात करते हैं, तो इसमें लिंगानुपात कितना है पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 943। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, महिलाओं का इस तरह से लिंगानुपात में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राज्य की अगर बात की जाए लिंगानुपात में, सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात की जाए तो कौन सा है? केरल हो जाएगा आपका, ठीक है, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात, तो आप याद रखें हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है न्यूनतम लिंगानुपात, ये याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ वाला अगर लिंगानुपात या सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, तो वहीं पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जब एक समाज में लोग स्वास्थ्य और बीमारी को केवल जैविक नाम मानकर सामाजिक ताने बाने से जोड़कर देखते हैं, तो इसे समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? चिकित्सा समाजशास्त्र, स्वास्थ्य समाजशास्त्र, सामाजिक महामारी विज्ञान या फिर क्लिनिकल समाजशास्त्र। जब एक समाज में लोग स्वास्थ्य और बीमारी को केवल जैविक न मानकर सामाजिक ताने बाने से जोड़कर देखते हैं, तो इसे समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा इसे? स्वास्थ्य का समाजशास्त्र कहा जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? ऑप्शन है मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृ वंदना योजना या फिर आयुष्मान भारत। भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर जननी सुरक्षा योजना हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना एनएचएम, ठीक है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत योजना चलाई जा रही है, ठीक है। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है जननी सुरक्षा योजना किस मिशन के तहत चलाई जा रही है? तो नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह योजना चलाई जा रही है। इससे पहले यानी कि एनएचएम से पूर्व, ठीक है, इससे पहले यह योजना किसके द्वारा चलाई जा रही थी, किसके अंतर्गत चलाई जा रही थी? तो एनआरएचएम के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत चलाई जा रही थी और ये शुरू की गई थी 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 में यह शुरू की गई थी, ठीक है। अभी यह एनएचएम के तहत चलाई जा रही है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। नेशनल हेल्थ मिशन से पहले यह योजना किसके तहत चलाई जा रही थी? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 12 अप्रैल 2005 से यह चलाई जा रही थी। विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है चिकित्साकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, अधिक अस्पतालों का निर्माण करना, जीवन की समान मानवीय या सामाजिक समस्याओं को चिकित्सा की समस्या के रूप में परिभाषित करना, मुफ्त दवाइयां बांटना, डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि करना। चिकित्साकरण से क्या तात्पर्य है? चिकित्साकरण से क्या तात्पर्य है? क्या है? इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी, जीवन की समान मानवीय या सामाजिक समस्याओं को चिकित्सा की समस्या के रूप में परिभाषित करना है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव जीवन की जो समान स्थितियां होती हैं, जो समान समस्याएं या समान व्यवहार है, जिन्हें पहले नैतिक या प्राकृतिक माना जाता था, ठीक है, उन्हें अब बीमारी का रूप देकर उनका इलाज किया जाने लगा है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, चिकित्साकरण कहते हैं। ठीक है, मानव जीवन की जो समान स्थितियां, जो समान समस्याएं या समान व्यवहार है, जो पहले नैतिक या प्राकृतिक मानी जाती थी, उन्हें अब बीमारी का रूप देकर, बीमारी का नाम देकर उनका इलाज किया जाने लगा है। इसे ही हम चिकित्साकरण कहते हैं। अब चिकित्साकरण से संबंधित जो प्रमुख हैं, ठीक है, प्रमुख जो हम कह सकते हैं प्रवर्तक, उसमें नाम किसका आएगा? इरविन जोला का। ठीक है, इरविन जोला है। एक नाम है पीटर कॉनरॉड। ठीक है, पीटर कॉनरॉड का नाम आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा योजना किस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना या फिर जननी सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा योजना किस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना या फिर जननी सुरक्षा योजना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होगा, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अस्पताल को एक पूर्ण संस्था के रूप में किसने वर्गीकृत किया जहां मरीज की पहचान पूरी तरह बदल दी जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर पार्सन्स, गॉफमैन, रॉबर्ट पार्क, किंग्सले डेविस। अस्पताल को एक पूर्ण संस्था के रूप में किसने वर्गीकृत किया है जहां मरीज की पहचान पूरी तरह बदल जाती है? बताएं, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? आप सभी ने समाजशास्त्र में पढ़ा है। यह कॉन्सेप्ट किसका है? टोटल इंस्टीट्यूशन का गॉफमैन का है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट अपनी किस पुस्तक में दिया है? पुस्तक का नाम क्या है? असाइलम्स नाम है। और यह कब आती है? 1961 में आती है पुस्तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। संपूर्ण संस्था किसे कहा जाता है? तो बहुत सारे लोग जिन्हें समाज से अलग एक जगह पर रखा जाता है, उनके जीवन से संबंधित जो सभी कार्य हैं वो एक संस्था के द्वारा पूरे किए जाते हैं या एक संस्था के नियंत्रण के अधीन होते हैं। उनके जीवन के समस्त कार्य, इसे ही टोटल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। इसका उदाहरण गॉफमैन ने जेल, पागल खाने को दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नवीनतम रूप में किस वर्ष लागू की गई थी? 2002, 2015, 2017, 2020 यहाँ पर विकल्प हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नवीनतम रूप में किस वर्ष लागू की गई थी? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर 2017 होगा। ठीक है, 2017 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित 3 नीतियां हैं। ठीक है, पहली जो नीति है, ठीक है, स्वास्थ्य नीति पहली, जो स्वास्थ्य नीति है वो 1982 की है। ठीक है, दूसरी स्वास्थ्य नीति ये कब आती है? ये कौन सी है? 2002 में। और तीसरी स्वास्थ्य नीति, ठीक है, तीसरी आपकी स्वास्थ्य नीति ये 2017 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका अगर हम तीसरी स्वास्थ्य नीति का अगर हम उद्देश्य की बात करें या इसका जो मुख्य विजन है वो क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना, सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका विजन है। ठीक है, तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 का। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जब किसी महामारी या बीमारी के फैलने का कारण सामाजिक असमानता, गरीबी और खराब रहन सहन को माना जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? सामाजिक महामारी विज्ञान, क्लिनिकल पैथोलॉजी, जनसांख्यिकीय, बायोमेडिकल मॉडल। जब किसी महामारी या बीमारी के फैलने का कारण सामाजिक असमानता, गरीबी और खराब रहन सहन को माना जाता है
तो इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामाजिक महामारी विज्ञान। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में सत्ता और ज्ञान के संबंधों का विश्लेषण किया गया? ऑप्शन से कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मिशेल फूको, इरविंग गॉफमैन। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक किसकी पुस्तक है जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में सत्ता और ज्ञान के संबंधों का विश्लेषण किया गया? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिशेल फूको। ठीक है, फूको की ये बुक है, कब आती है? 1963 में आती है, ये याद रखेंगे। ये भी बुक पूछी जा सकती है कब ये आई है। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 1963 में आती है, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में सत्ता और ज्ञान के संबंधों का विश्लेषण किया गया है। फूको क्या कहते हैं? ज्ञान और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान व शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये किसका कहना है? फूको का कहना है। ज्ञान व शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, फूको कहते हैं डॉक्टर ही चिकित्सक ही यह तय करता है कि कौन स्वस्थ है, कौन बीमार है। चिकित्सा क्षेत्र फूको का कहना था केवल इलाज का माध्यम ही नहीं रहा है, बल्कि वह जो मानव शरीर है उसको कंट्रोल और अनुशासित है ना, मानवीय शरीर को नियंत्रित और अनुशासित करने वाली एक बड़ी सामाजिक सत्ता बन गया है। ठीक है, ज्ञान और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये याद रखेंगे। ये बुक कब आती है? ये भी आप याद रखेंगे ही। ठीक है, डॉक्टर ही तय करते हैं कौन स्वस्थ है, कौन बीमार है। ठीक है, चिकित्सा जो क्षेत्र है वो केवल इलाज का माध्यम ही नहीं रहा है, बल्कि वह इंसानी शरीर पर नियंत्रण व अनुशासित करने वाली एक सत्ता बन चुका है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य के समाजशास्त्र में लेबलिंग थ्योरी का उपयोग मानसिक बीमारी को समझने के लिए किसने किया था? पार्सन्स, थॉमस शिफ, मिशेल फूको, डेविड मैकनिक। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वास्थ्य के समाजशास्त्र में लेबलिंग थ्योरी का उपयोग मानसिक बीमारी को समझने के लिए किसने किया था? चलिए आंसर आप सभी करें। लेबलिंग थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, जो लेबलिंग सिद्धांत है, ठीक है, अपराध से संबंधित, ठीक है, अपराध से संबंधित है। ये किसके द्वारा दिया गया है? हॉवर्ड बेकर के द्वारा। हॉवर्ड बेकर के द्वारा दिया गया था। वहीं पर दूसरी ओर लेबलिंग थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, लेबलिंग सिद्धांत जो कि विचलन से संबंधित है। ठीक है, विचलन से संबंधित लेबलिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? लेमर्ट के द्वारा। याद आ रहा है? प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन, ये दो इन्होंने प्रकार भी बताए थे। और यहाँ पर स्वास्थ्य के समाजशास्त्र में लेबलिंग थ्योरी का उपयोग मानसिक बीमारी को समझने के लिए इनमें से किसके द्वारा किया गया था? थॉमस शिफ के द्वारा किया गया था। विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस शिफ क्या कहते हैं कि जो बीमारी है, वो जो मानसिक बीमारी है, वो जैविकी व चिकित्सीय समस्या ना होकर सामाजिक रचना है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो याद रखें, स्टेटमेंट इनका थॉमस शिफ का पूछा जा सकता है। मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी, ठीक है, जैविकीय व चिकित्सीय समस्या ना होकर सामाजिक रचना है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये आप याद रखें कि थॉमस शिफ का कहना था। जैविक समस्या की अपेक्षा इन्होंने कहा कि समाज के द्वारा लगाए गए जो लेबल होते हैं, समाज के द्वारा जो सामाजिक प्रतिक्रिया है, उसका ही यह परिणाम है। ठीक है, ये याद रखेंगे। मानसिक बीमारी, जैविक समस्या की अपेक्षा समाज द्वारा लगाए गए लेबल व सामाजिक प्रतिक्रिया का परिणाम है।
ये स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी का प्रयोग मानसिक बीमारियों के अध्ययन के लिए किसने किया था? थॉमस शिफ ने किया। मूल अवधारणा लेबलिंग थ्योरी की अपराध से संबंधित जो दी गई है वो हॉवर्ड बेकर के द्वारा दी गई है। विचलन से संबंधित लेबलिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? लेमर्ट के द्वारा। लेमर्ट ने दो तरह के प्रकार भी बताए थे विचलन के, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के समय महिलाओं की सहायता करने वाली पारंपरिक दवाइयों को स्वास्थ्य प्रणालियों में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम किस नीति का हिस्सा रहा है? ऑप्शंस देख लीजिए। चिकित्सा का निजीकरण, पारंपरिक चिकित्सा का मुख्य धारा में एकीकरण और केवल शहरी स्वास्थ्य मिशन या फिर औद्योगिक स्वास्थ्य नीति। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के समय महिलाओं की सहायता करने वाली पारंपरिक दवाइयों को स्वास्थ्य प्रणालियों में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम किस नीति का हिस्सा रहा है? यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा का मुख्य धारा में एकीकरण, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1987, 1992 में, 1998 में या फिर 2002 में? यहाँ पर 1992 होगा। अच्छा, एड्स का जो पहला केस था, ठीक है, पहला केस कब आया था, कब पता चला था? 1986 में, चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। ये याद रखेंगे, 1986 में एड्स का पहला केस सामने आया था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। नृवंश विज्ञान का उपयोग चिकित्सीय समाजशास्त्र में किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस देखें। केवल दवाओं का असर जांचने के लिए, किसी विशेष समुदाय या जनजाति की स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं और व्यवहार का गहराई से अध्ययन करने के लिए, अस्पतालों के बजट की गणना के लिए या फिर जनसंख्या का आंकड़ा निकालने के लिए। नृवंश विज्ञान का उपयोग चिकित्सीय समाजशास्त्र में किस लिए किया जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर किसी विशेष समुदाय या जनजाति के स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं और व्यवहार का गहराई से अध्ययन करने के लिए, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005, 2007, 2012 या फिर 2015 में? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2007। भारत में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कब आता है? 2007 में आता है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। कुपोषण और अस्वच्छता को दूर करने के लिए भारत में समेकित बाल विकास योजना, ठीक है, बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कुपोषण और अस्वच्छता को दूर करने के लिए भारत में समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? 1975, 1985, 1995 या फिर 2005? यहाँ पर विकल्प दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में समेकित बाल विकास सेवा योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखें, कुपोषण और अस्वच्छता से यह संबंधित है। और ये कब आती है? 1975 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखें, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975, 1975 से यह योजना शुरू होती है। 3 मुख्य लोगों पर यह केंद्रित है, ठीक है? यह योजना 3 लोगों पर यह मुख्य अच्छा, ये एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? ये योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आप याद रखिए, महिला व बाल विकास मंत्रालय। महिला व बाल विकास मंत्रालय से यह संबंधित है योजना। ये याद रखिए कि 3 लोगों पर यह मुख्य रूप से केंद्रित योजना है। एक तो 0 से मतलब कि 6 वर्ष तक के, ठीक है? 6 वर्ष तक के बच्चों इसमें आएँगे, ठीक है? 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें आ जाएँगे। दूसरा, गर्भवती महिलाएँ, ठीक है? गर्भवती महिलाएँ इसमें आएँगी इस योजना में। और तीसरा, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
ठीक है? स्तनपान कराने वाली जो माताएँ हैं, वे गर्भवती महिलाएँ और 6 वर्ष तक के बच्चे इस योजना के अंतर्गत आएँगे। महिला व बाल विकास मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई है। यह योजना इस मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है? समेकित बाल विकास सेवा योजना कुपोषण और अस्वच्छता को दूर करने की से संबंधित है। 1975 में यह आती है। चलिए 2 अक्टूबर 1975 में यह शुरू हुई थी। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। जब समाज का उच्च वर्ग या कोई जाति अपने से निम्न वर्ग को हीन मानती है और उनके साथ सामाजिक दूरी बनाए रखती है, तो इसे सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में क्या कहते हैं? सामाजिक संस्तरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक एकीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जब समाज का उच्च वर्ग या कोई जाति अपने से निम्न वर्ग को हीन मानती है और उसके साथ सामाजिक दूरी बनाए रखती है, तो उसे समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक संस्करण कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न। भारत सरकार की आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है? 2 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए होगा। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना ये कब आती है? 23 सितंबर 2018 में यह योजना आती है। वर्ष जरूर याद रखें, डेट के साथ ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमिका संघर्ष की अवधारणा दी? जैसे एक कामकाजी महिला को घर और दफ्तर दोनों की भूमिकाएं एक साथ निभाने में दिक्कत आना। ऑप्शन है कूले, मर्टन, सिगमंड फ्राइड, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शन है, आप सभी ने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की त्रिस्तरीय संरचना में सबसे जमीनी स्तर पर कौन सा केंद्र होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र, जिला अस्पताल यहाँ पर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की त्रिस्तरीय संरचना में सबसे निचले स्तर या जिसे हम कहें जमीनी स्तर पर कौन सा केंद्र है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपकेंद्र की अगर हम बात करते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कितनी जनसंख्या पे ये होता है मैदानी क्षेत्र में? 5,000। ठीक है, 5,000 आबादी। और अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 आबादी पर होता है, यानी पॉपुलेशन पर ये बनाया जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पीएचसी की, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है, इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन पर होता है? 30,000। ठीक है, 30,000 आबादी। और वहीं पर अगर हम बात करें पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में कितनी आबादी पर यह बनाया जाता है? 20,000। ठीक है, 20,000 आबादी, ये याद रखेंगे। वहीं पर अगर हम सीएससी की बात करते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा, ठीक है, जो आबादी होती है उस पर। और वहीं पर पहाड़ी क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन होती है? 80,000। ठीक है, 80,000 आबादी होनी चाहिए जिस पे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उपकेंद्र मतलब कि उपकेंद्र जो है, इसकी स्थापना के लिए कितनी पॉपुलेशन पर मतलब कि होनी जरूरी है, या इसकी स्थापना कितनी पॉपुलेशन पर की जाती है, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? उपकेंद्र होगा। ठीक है, उपकेंद्र होगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अर्बन सोशियोलॉजी में शिकागो संप्रदाय के मुख्य विचारक कौन थे जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों और कहाँ फैलने वाली बीमारियों का सामाजिक अध्ययन किया? ठीक है, सॉरी, वहां फैलने वाली बीमारियों का सामाजिक अध्ययन किया। ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, बर्गस, पार्सन्स है, अगस्त कॉम्ट है, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। अर्बन सोशियोलॉजी में शिकागो संप्रदाय के मुख्य विचारक पूछा जा रहा है कौन थे जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों और वहां पर फैलने वाली बीमारियों का सामाजिक अध्ययन किया है? पार्क एंड बर्गस, पार्क एंड बर्गस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम नवीनतम रूप में किस वर्ष पारित किया गया जिसने मानसिक रोगियों के अधिकारों को सामाजिक सुरक्षा दी? 1987, 2012, 2017, 2021, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम नवीनतम रूप में किस वर्ष पारित किया गया था जिसने मानसिक रोगियों के अधिकारों को सामाजिक सुरक्षा दी? 2017 में। ठीक है, 2017, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7 अप्रैल, डेट के साथ याद रखिए आप, 7 अप्रैल 2017। ठीक है, 2017 में आती ये कानून बना था। ठीक है, कानून बना है और लागू पूछा जाए, ठीक है, लागू पूछा जाए कब होती है तो यह याद रखेंगे आप, 29 मई 29 मई 2018 को। ठीक है, 29 मई 2018 को यह योजना लागू होती है। कानून बना 7 अप्रैल 2018, दोनों ही आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कब लागू हुई। ठीक है, वहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? ऑप्शन देखिए, केवल बीमारी या कमजोरी का ना होना, शारीरिक बीमारी और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति, केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना, आर्थिक और शारीरिक रूप से संपन्न होना। बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? यहाँ पर सही होगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की स्थिति। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट बताएं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर यह योजना शुरू की जाती है। इसका लक्ष्य ODF मुक्त करना था, खुले में स्वच्छ मुक्त, यह इसका लक्ष्य था। नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।